हेलो फ्रेंड्स, कक्षा 9वीं के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में उदाहरण 1 और उदाहरण 2 को हल करना सीखेंगे। ये दोनों उदाहरण अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं। देख सकते हैं ये बुक में पेज नंबर 170 में दोनों उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है। उदाहरण 1 और इस तरफ में उदाहरण 2। ये दोनों उदाहरण पिछले साल एग्ज़ाम में पूछा गया है। ये 2018 में पूछा गया है। तो दोनों उदाहरण अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको आप फाइनल एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी करेंगे। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो पहला उदाहरण हमें दिया हुआ है, हमें दर्शाना है कि जो आयत होता है उसके प्रत्येक कोण समकोण होते हैं। हर कोण 90-90 अंश के होते हैं। ये हमें यहाँ पर सिद्ध करना है। तो अब हम इसको कैसे सिद्ध करेंगे? तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो कोण ए है वो है 90 अंश का। इस तरह से हम इसको मानकर चलते हैं। और फिर यहाँ पर हम देखेंगे कि ये एक समांतर चतुर्भुज भी दिख रहा है, जिसमें DC और AB दोनों समांतर भी हैं। और जब समांतर चतुर्भुज होता है तो उसमें आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है। आसन्न कोण का मतलब जैसे A के पास का कोण है D और A के पास का कोण है B, इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे या तो फिर इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो दोनों कोणों का योग 180 अंश होगा। तो सबसे पहले हम दिया है में लिख लेते हैं कि हमें एक आयत ABCD दिया है। तो इस तरह से यहाँ पर लिख लेते हैं दिया है हमें कि एक आयत ABCD यहाँ पर है। अब हमें सिद्ध क्या करना है कि आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। ये हमें यहाँ पर सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने में हमने लिख लिया प्रत्येक कोण समकोण होता है। अब हमने यहाँ पर मान लिए हैं कि माना कोण A 90 अंश का है। तो अब हम इसको उपपत्ति में स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर हम लिख लेते हैं माना कोण A बराबर 90 अंश। अब हम देखते हैं कि ये एक समांतर चतुर्भुज भी है, क्योंकि आमने सामने की भुजा बराबर है यहाँ पे, तो एक समांतर चतुर्भुज होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि माना ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। इस तरह से हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं। और जब ये समांतर चतुर्भुज है तो इसमें आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है। ये इसका समांतर चतुर्भुज का हमें एक नियम पता है कि आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है। तो इस तरह से यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि अतः आसन्न कोणों का योग 180 अंश होगा। अब हम कोई भी दो आसन्न कोणों का जोड़ेंगे यहाँ पे योग। तो जैसे A का आसन्न कोण यहाँ पर हमें D दिख रहा है, या तो फिर A का आसन्न कोण यहाँ पर B है। यहाँ पर C इसका सम्मुख कोण होगा, ये आसन्न कोण नहीं होगा। तो हम A का आसन्न कोण मान के चलो यदि हम B ले रहे हैं तो यहाँ पे हम कोण A और कोण B दोनों कोणों को हम यहाँ पर जोड़ेंगे तो बराबर में लिखेंगे 180। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं पहले ही हमने कोण A को 90 अंश मान लिए हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कोण A की जगह में यहाँ पर 90 अंश लगा दे रहे हैं हम। कोण A की जगह में 90 अंश प्लस कोण B बराबर हो जाएगा 180। यहाँ पर हम 90 को क्या करें, बराबर के इस तरफ पक्षांतर कर दे रहे हैं। तो इस तरफ में सिर्फ बचेगा कोण B बराबर 180। और ये जो धन 90 है इस तरफ जाके ऋण 90 हो जाएगा। 180 में से हम 90 को माइनस कर दे रहे हैं तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ 90, यानी कि कोण B का भी मान आ चुका है 90। अब हम यहाँ पर एक चीज देख रहे हैं, ABCD हमने माने हैं एक समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण यहाँ पे बराबर होते हैं। इसका एक नियम ये भी हमने पढ़े हैं कि इसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं इस तरह से कि सम्मुख कोण बराबर होंगे। और सम्मुख कोण मतलब कौन से कोण बराबर होंगे, देख सकते हैं कोण A के सामने का कोण C और कोण B के सामने का कोण D। इस तरह से ये दो सम्मुख कोण आपस में बराबर होंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कोण A बराबर कोण C, दोनों हो जाएंगे 90-90 अंश के। यहाँ पर देख सकते हैं कोण A को हमने 90 माने हैं, इसलिए उसके सामने का कोण भी 90 का ही होगा। और कोण B के सामने का कोण हो जाएगा कोण D। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कोण B बराबर कोण D। ये भी दोनों 90-90 के होंगे, क्योंकि कोण B 90 का आया है, इसलिए D भी यहाँ पर 90 का ही होगा। तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ABCD सभी कोण यहाँ पे 90-90 अंश के आ रहे हैं। तो हम यहाँ पर अलग से लिख सकते हैं, अतः कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D, सभी कोण यहाँ पे बराबर हैं, यानी कि सभी कोण 90-90 अंश के हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो हमें यहाँ पे सिद्ध करना था कि प्रत्येक कोण यहाँ पे समकोण होते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं अतः आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। तो इस तरह से लास्ट में हम लिख दे रहे हैं कि अतः आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। तो ये उदाहरण यहाँ पर हो चुका है। अब हम उदाहरण 2 देखते हैं। देख सकते हैं इस तरह से हमें यहाँ पर उदाहरण 2 दिया हुआ है। दर्शाइए कि एक समचतुर्भुज के
विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। परस्पर लंब का मतलब 90-90 अंश के कोण में विभाजित होते हैं, ये हमें यहाँ पर सिद्ध करना है। तो यहाँ पर मैंने एक समचतुर्भुज का चित्र बनाया है। समचतुर्भुज का मतलब सभी भुजा यहाँ पे बराबर होती हैं। तो ABCD एक समचतुर्भुज यहाँ हमने बनाए हैं, तो हम यहाँ पर दिया है, मैं लिख लेते हैं, एक समचतुर्भुज ABCD है। अब सिद्ध क्या करना है हमें कि चतुर्भुज के जो विकर्ण हैं परस्पर लंब होते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। तो यहाँ पर हमें सिद्ध करना है कि ये दोनों कोण 90-90 अंश के होते हैं, ये हमें यहाँ पर सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम ये दोनों त्रिभुजों को ले लेते हैं, या ये दोनों त्रिभुजों को भी ले सकते हैं। तो 4 त्रिभुज बन रहे हैं, कोई भी 2 त्रिभुजों को लेना है। तो हम यहाँ से ये दोनों त्रिभुजों को ले रहे हैं। पहले हम ये दोनों कोणों को बराबर करेंगे और फिर हम इसको 90-90 अंश सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले हमें दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर उत्पत्ति से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये वाले त्रिभुज का हम नाम दे रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं एक बिंदु अलग से मिल रहा है, तो इसको हम यहाँ पर नाम दे रहे हैं O। तो अब ये वाले त्रिभुज का हम नाम दे रहे हैं ABO, इस तरह से, या तो फिर B से भी चालू कर सकते हैं, BAO या BOA, किसी भी तरह से नाम दे सकते हैं। तो हम A से चालू कर दे रहे हैं इसको, तो ABO इस तरह से नाम दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा ABO। तो यहाँ से हम C से चालू कर लेंगे, CBO, लास्ट में O आ रहा है तो यहाँ पर भी लास्ट में O ला दे रहे हैं, CBO। इस तरह से हमने दोनों त्रिभुजों के सेम तरह से नाम देना है। जैसे यहाँ A से चालू कर रहे हैं तो यहाँ पर C से चालू करेंगे। तो 2 त्रिभुजों के हमने नाम दे दिए। अब हम यहाँ पे सिर्फ ये कोण को नहीं लेना है, यहाँ पे मैं इस तरह से क्रॉस लगा दे रहा हूँ, इनको यहाँ पे हमें बराबर करना है। तो सबसे पहले हम कौन सा नियम लगाएं ये देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास इतने तरह के यहाँ पर कोण हैं। तो हमें अभी नहीं पता कि 90 अंश के हैं, इसलिए हम RHS वाला नियम नहीं लगाएंगे। तो यहाँ देख सकते हैं हमारे पास तीनों भुजा खाली है, यहाँ पे तीनों भुजा, तो हम SSS वाला नियम भी यहाँ पर हम लगा सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे भुजा 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 वाला नियम लगा रहे हैं। तो पहले हम यहाँ पर अलग से लिख ले रहे हैं SSS, जिससे हमें याद रहेगा कि हम 3 भुजा वाला नियम लगा रहे हैं। तो सबसे पहली भुजा हम जैसे यहाँ पर ले रहे हैं AB, तो यदि हम यहाँ से AB लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा CB। तो यहाँ लिख सकते हैं हम AB बराबर CB। यहाँ पर हम लिख सकते हैं दिया है, क्योंकि ये समचतुर्भुज की भुजा है, हमेशा बराबर रहेगी। फिर एक और भुजा देख सकते हैं, जैसे हम BO ले रहे हैं तो यहाँ पर लिखेंगे BO के बराबर, यहाँ पर भी देखेंगे BO है। तो जब दोनों जगह BO आ गया तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं उभयनिष्ठ। अब अगली एक और भुजा देखेंगे, जैसे लास्ट वाले ले रहे हैं AO, तो यहाँ हो जाएगा CO। हम चित्र में ना देख के यहाँ त्रिभुज से ही डायरेक्ट हम नाम दे सकते हैं। तो AO के बराबर में CO हो जाएगा। यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं दिया है। तो अब देख सकते हैं यहाँ पर हमारा SSS भुजा 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 वाला नियम यहाँ पर लग चुका है। तो हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं SSS सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हो जाएंगी। यानी कि एक त्रिभुज है ABO और दूसरा त्रिभुज है CBO। दोनों त्रिभुज यहाँ पे सर्वांग सम हो चुके हैं। और जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो हमें पता है नियम कि सभी भुजा भी बराबर होंगी और सभी कोण भी बराबर होंगे, इसीलिए ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे। तो अब हम ये वाले कोण का नाम दे रहे हैं, इसको बीच में रखेंगे, तो ये हो जाएगा BOA या तो फिर AOB, कहीं से भी नाम देंगे, O को बीच में रखेंगे। तो यहाँ पर हम ये इससे नाम दे सकते हैं, जैसे O को बीच में रखना है तो यहाँ पर लिख ले रहे हैं अतः O को बीच में रखेंगे। तो A से चालू कर दे रहे हैं AOB कोण AOB। तो जैसे हमने यहाँ पे O को बीच में रखे तो यहाँ पे भी O को बीच में रखेंगे। तो इसका भी नाम C से चालू कर लें, जैसे यहाँ A से चालू करें तो यहाँ C से चालू करेंगे, कोण COB, इस तरह से नाम हो जाएगा। दोनों कोण आपस में बराबर हो गए। यहाँ पर हम दे सकते हैं CPCT। आप देख सकते हैं CPCT यानी सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, इसलिए ये दोनों कोण भी आपस में बराबर हो गए। अब हमें यहाँ पे ये दोनों कोणों को 90 अंश सिद्ध करना है। अभी तो ये सिर्फ बराबर हुए हैं, अब हम इसको लंब भी सिद्ध करना है 90 अंश के। तो हम ये दोनों कोणों के अलग से एक रफ चित्र बना ले रहे हैं। देख सकते हैं इस तरह से मैंने यहाँ पे रफ चित्र बनाया है। ये दोनों कोण आपस में बराबर है, अभी हमने सिद्ध करे। और देख सकते हैं कि AC जो है एक सरल रेखा है, सरल रेखा हमेशा 180 अंश का कोण बनाती है। ये तो हमें पढ़े हैं, हमने पिछले साल पढ़ चुके हैं, और इस अध्याय में अध्याय 6 में भी हमने पढ़े हैं कि सरल रेखा 180 अंश का कोण बनाती है। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं सरल रेखा AC से
सरल रेखा हमेशा 180 अंश का कोण बनाएगी, इसलिए ये दोनों कोणों का योग 180 अंश होगा। तो पहले हम ये दोनों कोणों को जोड़ दे रहे हैं, यानी कि यही दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो कोण AOB प्लस कोण COB दोनों कोणों का योग 180 अंश होगा। देख सकते हैं ये दोनों कोणों का योग 180 अंश होगा। यहाँ पर अब देख सकते हैं ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं, तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं इसको समीकरण 1। ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं, तो दोनों में से किसी एक की जगह हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो AOB की जगह COB रख सकते हैं, या तो COB की जगह AOB रख सकते हैं। तो अभी हम AOB को चेंज नहीं कर रहे हैं, इसको ऐसे ही रहने दे रहे हैं। COB की जगह हम चेंज कर दे रहे हैं, AOB उसकी जगह में रख दे रहे हैं। तो हो जाएगा कोण AOB बराबर 180 अंश। यहाँ कोष्टक में हम दे रहे हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से हमने यहाँ पे मान रखे हैं, इसलिए यहाँ पर समीकरण 1 से दे दिए हैं। अब देखेंगे एक AOB और एक AOB ऐसा मिलकर ये हो जाएगा 2 कोण AOB बराबर में हो जाएगा 180 अंश। 2 कोण AOB बराबर 180 अंश हो जाएगा। अब हम यहाँ से 2 को पक्षांतर कर देंगे तो 2 जाएगा इस तरफ में भाग में, तो ये हो जाएगा 180 के बटे में 2। देख सकते हैं 2 से 180 यहाँ पे कट जाएगा 90 बार में। इसका मतलब कोण AOB बराबर आ चुका है 90 अंश। अब देख सकते हैं कोण AOB 90 अंश का है और ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं, मतलब दोनों कोण 90-90 अंश के हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण 1 से कोण AOB बराबर कोण COB बराबर 90 अंश, क्योंकि दोनों कोण बराबर हैं इसलिए दोनों कोण 90-90 अंश के होंगे। अब हमें सिद्ध क्या करना था वो देखते हैं। अब देख सकते हैं विकर्ण परस्पर लंब होते हैं, ये हमें सिद्ध करना था। अभी हमने यहाँ सिद्ध कर दिए कि दोनों कोण जो है 90-90 अंश के हैं। देख सकते हैं दोनों 90-90 अंश के, मतलब दोनों परस्पर लंब होंगे। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। तो ये उदाहरण भी यहाँ पर सिद्ध हो चुका है। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमने दोनों उदाहरण को समझे हैं। तो ये दोनों उदाहरण अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।